हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा। हमारा टारगेट है यूजीसी नेट हिंदी जून 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास की जो कथा है वो 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। हम बिल्कुल भी बिना देरी किए और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को देखेंगे और इसमें जो भी तथ्य हैं, जितने भी नोट्स हैं, ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल एकदम एक एक जो इसमें कथन है, पात्र है, वो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें। आपका बहुत अच्छा अगर रिवीजन हो जाएगा। आपने अगर ये उपन्यास नहीं भी पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पर सारे उपन्यास कहानियाँ आपको मिल जाएंगे रिवीजन के तौर पर। बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, आप सारे क्वेश्चन इनके सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ स्किप ना करें, अच्छे से देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 1 सेकंड का टाइम लगता है, वीडियो को देखने से पहले ही या वीडियो को देखने के बाद कर लेना, फिर तो नहीं करते। तो इसलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाना, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे। तो चलें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1946 में प्रकाशित हुआ। और इस उपन्यास की जो कथा है कहाँ से ली गई है? तो ये 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ऐतिहासिक उपन्यास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो कथा है वो हर्षवर्धन काल से ली गई है, यानी कि ये हमारा इतिहास है, इतिहास से इसकी कथा ली गई है। और जो आत्मकथानक शैली में लिखी गई है, ये लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन है कि किस आत्मकथानक शैली में कौन सा उपन्यास लिखा गया है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो ये आत्मकथानक शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उपन्यास की शुरुआत में पता चलता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला होती है जिसका नाम है मिस कैथरीन। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रिया की हैं ये। और मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री किसका छद्म नाम होता है? तो ये हजारी जी का ही छद्म नाम है, व्योमकेश शास्त्री। उन्होंने ये उपन्यास लिखा है, लेकिन अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार हैं और असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। यह केवल इतिहास और कल्पना की बनावट से लिखा गया उपन्यास है। तो ये लास्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से पॉइंट को ध्यान रखेंगे। मैंने यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको और जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से पेपर बनता है बस वही लिए हैं। पैटर्न थोड़ा चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन यही रहते हैं। तो ये बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट मैंने नोट बनाने की कोशिश की है, फिर भी इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, ये कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? जैसे उच्छ्वास यानी कि पार्ट्स है ना, अलग अलग जो हमारे उपन्यास और कहानियाँ हैं उनको किसी में समय बोलते हैं, किसी में सर्ग बोलते हैं, किसी में उच्छ्वास बोलते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से इनको बोला जाता है। बाकी ये पार्ट्स होते हैं सब, अगर हम ओवरऑल देखें तो 20 उच्छ्वासों में विभक्त हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। नारी चेतना का भी आख्यान इसको कहा जाता है। उपन्यास मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानता है। ये उपन्यास यानी कि हम कह सकते हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। ठीक है, किस उपन्यास के अनुसार मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है? तो ये है बाण भट्ट की आत्मकथा के अनुसार, ये ध्यान रखेंगे आप। रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक मात्राओं के आधार पर इस उपन्यास को 5 भागों में बांटा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसके पात्रों की अगर हम बात करें तो इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पात्र नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो आपको याद रखने चाहिए। बाण भट्ट की हम बात करें तो इसके मुख्य पात्र हैं हर्षवर्धन का राज पंडित, और ये नियतिवादी हैं। नियतिवादी यानी कि भाग्य के ऊपर आश्रित रहने वाले को नियतिवादी बोलते हैं, नियति भाग्य को बोला जाता है। और जो बाण भट्ट जी हैं, आपने ये पढ़ी रखा होगा, ये हर्षवर्धन के राज पंडित थे। ये बात तो सत्य है, ये हमने इतिहास में भी पढ़ी है। और इनका जो वास्तविक नाम था वो दक्ष भट्ट था। ये उपन्यास के अनुसार है, इनका जो वास्तविक नाम है वो दक्ष भट्ट बताया गया है। निपुणिका, ये निम्न श्रेणी की विधवा हैं। ये बाण भट्ट की नाटक मंडली की पात्र थी। बाद में बेचारी पान की दुकान चलाती हैं, है ना। बाद में क्या चलाती हैं? पान की दुकान कौन चलाती है? तो निपुणिका चलाती हैं, ये ध्यान रखेंगे।
भट्टिनी कौन है? ये एक राजकन्या है भट्टिनी। तोवर मिलिंद की क्या है? पुत्री हैं। तोवर मिलिंद की पुत्री हैं भट्टिनी, इनको ध्यान रखेंगे आप। इसका अपहरण होना, इसका अपहरण हो जाता है। बाद में बाणभट्ट और निपुणिका इसको मिलवा करके क्या करते हैं? निपुणिका बाणभट्ट को इसे छुड़ाने के लिए बोलती है। तो इसको छुड़वाना और अपहरण होना, यही चीज़ें नाटक के केंद्र में रखी गई हैं। ठीक है, नाटक के केंद्र में यही सब चीज़ है, इसी के इर्द गिर्द ये उपन्यास घूमता है। और अन्य जो पात्र हैं उनकी हम बात करें तो इसमें हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, राजश्री, तुवर मिलिंद और वीरती वज्र, ये इसके अन्य पात्रों में आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात कर लें, ये बाणभट्ट की आत्मकथा से थोड़े से ही पॉइंट थे जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। और बाकी हम हजारी प्रसाद द्विवेदी का थोड़ा सा और देख लेते हैं। इनका जन्म 1907 में और मृत्यु 1979 में हुई थी, यानी कि इनका जो अंतिम समय था वो 1979 का था, 79 का, और इनका जन्म 1907 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे सॉरी, इसके भाई जो अलग उपन्यास थे वो है चारू चंद्रलेख 1963 ईस्वी, पुनर्विवाह 1973 ईस्वी, अनाम दास का पोथा ये 1976 में लिखा गया था। एक तो बाणभट्ट की आत्मकथा हो गया, और जो 3 और उपन्यास हैं ये चारू चंद्रलेख, पुनर्विवाह, अनाम दास का पोथा। ठीक है, ये आपको क्रम में भी इनका पूछा जा सकता है, तो इनका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे नामवर सिंह। नामवर सिंह बाणभट्ट की आत्मकथा को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये एक प्रेम ग्रंथ है, और वह किस सिद्धांत का सहारा लेते हैं? तो प्रेम पुमर्थो महान के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इस पर लगा लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख उद्धरण की अगर हम बात करें, देखो जो भी हम उपन्यास और कहानियाँ जो भी पढ़ रहे हैं तो उनकी जो थ्योरी है उसमें से कुछ जो मेन जो कथन है, किसके द्वारा कौन सा कथन कहा गया है, तो वो भी पूछे जाते हैं, उनको भी आप एक बार देख लें। बाकी उसके अलावा जो नोट्स हैं वो मैंने तैयार किए, इसमें से मैंने प्रमुख उद्धरण यहाँ पे रखे हैं। तो देखेंगे, भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतरते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है? ये किसने कहा है? तो ये बाणभट्ट का कथन है। किसका कथन है? बाणभट्ट ने कहे हैं ये सारे कथन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ये पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। साधारणतः जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है उनमें एक दैवीय शक्ति होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं। अगर हम देखें तो ये उपन्यास लिखा है हजारी प्रसाद जी ने। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है, आपको बाणभट्ट का नाम भी दिया जा सकता है और हजारी जी का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाणभट्ट के द्वारा ये कथन किसने कहलवाए हैं? तो हजारी जी ने कहलवाए हैं, इसलिए आपको पूछा जा सकता है हजारी जी का भी नाम दे करके। ठीक है, पूछा जा चुका है उनका नाम देकर, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। लज्जा तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है, ये भी बाणभट्ट ने कहा है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। ठीक है, ये अलग कथन है। और बुद्धिमान की नीति मौन होती है, ये अलग कथन है। ये दोनों ही बाणभट्ट के द्वारा कहे गए हैं। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र समझता हूँ, ये भी किसने कहा है? तो ये भी बाणभट्ट ने कहा है। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दसमांश भी नहीं बता सकते। दसमांश यानी कि 10वां अंश भी नहीं बता सकते। स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके जो शब्द होते हैं ना, वो शब्दों में अपना दुख कभी बयान नहीं कर सकती। ये बाणभट्ट जी ने कहा है ना, बड़े अच्छे से ये स्त्रियों को जानते थे। और नेक्स्ट देखेंगे एक कथन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है महामाया जी का। स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। स्त्री प्रकृति है, वत्स उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में। ये महामाया का कथन है। मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य, ये किसने कहा है? सुचरिता ने कहा है। किसने कहा है? सुचरिता ने। तो ये प्रमुख जो मुझे लगे यहाँ पर कथन वो मैंने रखे हैं। बाकी आप एक बार थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना, बार बार मैं यही बोलूँगी आपको, एक बार थ्योरी आप ज़रूर पढ़ के जाएँ सभी की। ज़्यादा आप मूल किताब ना खरीदें, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। अब इतना टाइम नहीं है, अदरवाइज़ मैं भी आपको पढ़ा देती। तो चले, बाकी ये शॉर्ट नोट मैंने इसीलिए तैयार किए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं वो इनको भी अगर देखेंगे
तो क्वेश्चन तो ज़रूर पक्का सही कर ले जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट में बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो।